दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जो पिछले 40 वर्षों से खुद को अडिग और अजेय मानता आया है, आज अंदर से टूट रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ईरान इस समय अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहां फाइनेंशियली तबाही, सालों से दबा पॉलिटिकल असंतोष और बाहरी दबाव, ये तीनों मिलकर इस इस्लामिक देश की बुनियाद को हिला रहे हैं। ईरान के इतिहास में पहले भी एक ऐसा मोड़ आया था जिसने इस देश की पूरी पहचान बदल दी थी। आज हालात एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, भारत तक पहुंचती है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, वो शुरुआत में महंगाई, बेरोजगारी और ईरान रियाल की ऐतिहासिक गिरावट के खिलाफ थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन खुलकर पूरे इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ पॉलिटिकल विद्रोह में बदल गए। तेहरान के बाजारों से शुरू हुआ ये आंदोलन आज ईरान के कई बड़े शहरों में फैल चुका है। 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद ये खामेनेई शासन के खिलाफ सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दरअसल ईरानी इकोनॉमी सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार और गंभीर मिसमैनेजमेंट के बोझों तले दबी हुई है। महंगाई 40-50% से ऊपर है, बेरोजगारी चरम पर है और रियाल की कीमत इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2025 के अंत तक हालात इतने खराब हो गए कि रोजमर्रा की चीजें आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई। मिडिल क्लास और व्यापारी, जो हमेशा ही ईरान के पावर स्टेबिलिटी का सहारा माने जाते थे, आज वही सड़कों पर है। सोशल मीडिया और 2022 के महिला अधिकार आंदोलन ने ईरान की युवा पीढ़ी को ज्यादा बेखौफ और वोकल बना दिया है। अब नारों में सिर्फ सुधार की बात नहीं, बल्कि तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामी हुकूमत खत्म करो जैसी सीधी मांगे सुनाई दे रही है। सरकार ने जवाब में आंसू गैस, गोलियां और बड़े पैमानों पर गिरफ्तारियों का सहारा लिया, लेकिन कई शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों और सुरक्षा ठिकानों तक पहुंच गए। यही वजह है कि यह आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, ईरान अचानक इतना अस्थिर कैसे हो गया? इसका जवाब ईरान की उस पहचान में छिपी है जिसे कभी दुनिया पर्सिया के नाम से जानती थी। 20वीं सदी के शुरुआत में रजा शाह पहलवी ने एक मॉडर्न देश बनाने के नाम पर सेंट्रलाइजेशन, मिलिट्री ताकत और कट्टर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। 1935 में दुनिया से कहा गया, अब पर्सिया नहीं ईरान। वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलर सिस्टम, सेंट्रलाइज मोनार्की, यही मॉडल आगे चलकर 1979 की इस्लामिक क्रांति का वजह बना। आयतुल्लाह खुमैनी ने पहलवी रायशाही को प्रो वेस्ट, करप्ट और जालिम बताकर उखाड़ फेंका और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। नाम भले ही ईरान रहा, लेकिन पहचान अब शिया पॉलिटिकल इस्लाम और एंटी वेस्ट विचारधारा से तय होने लगी। आज ईरान की असली ताकत 3 बड़े पावर सेंटर में सिमटी हुई है: IRGC, धार्मिक प्रतिष्ठान और सिक्योरिटी स्टेट। और यही पावर स्ट्रक्चर आज चारों तरफ से दबाव में है। आम जनता का मानना है कि सत्ता में बैठे लोग लेबनान, सीरिया और यमन के प्रॉक्सी वॉर में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, जबकि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी लोगों की कमर तोड़ रही है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नैरेटिव अब युवाओं के पेट और जेब के सवालों पर टिक नहीं पा रहा है। 2009 से लेकर 2022 तक हर आंदोलन ने लोगों का डर थोड़ा थोड़ा कम किया है, और 2025-26 का आंदोलन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रेडर्स, स्टूडेंट, महिलाएं और एथनिक माइनॉरिटीज सबकी नाराजगी का साझा रूप है। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा, 2022 के बाद से ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, पुराने क्रांतिकारी, यहां तक कि सीनियर मुल्ला भी खामेनेई की रणनीति पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ पूर्व अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया, इस सिस्टम को अंदर से सुधारा नहीं जा सकता, इसे बदलना ही पड़ेगा। और यहीं से सक्सेसर का सवाल पैदा होता है, खामेनेई के बाद कौन? एलिट्स के अंदर गुटबाजी, पावर स्ट्रगल सिस्टम के अंदर से खोखला कर रहा है। आज जनता की नजर में समस्या कोई एक नेता नहीं, समस्या है पूरा सुप्रीम लीडर सिस्टम। जिस इस्लामिक रिपब्लिक ने खुद को गरीबों और मजलूमों की सरकार बताया था, आज वही सरकार अपने ही गरीब नागरिकों पर गोलियां चला रही है। जब नारे महंगाई से बढ़कर इस्लामिक रिपब्लिक हटाओ तक पहुंच जाते हैं, तो समझ लीजिए पूरे सिस्टम को खारिज करने का संकेत है। अब सवाल यह है कि खामेनेई खुद को कैसे बचाएगा? अब तक IRGC और सुरक्षा बलों की वफादारी सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन लंबे आर्थिक संकटों ने लोअर रैंक जवान और उनके परिवार भी उसी महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर आंदोलन लंबा खींचता है और देश में हड़तालें बढ़ती हैं, तो दमन की कीमत बढ़ेगी और गद्दारी की संभावना भी। इसी बीच इजराइल
ईरान संघर्ष और उसके बाद का सीज फायर ईरानी मिलिट्री सिस्टम को पहले ही थका चुका है। अब अंदरूनी विद्रोह की हालत में ईरान को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल के अंदर मौजूद रेजिम चेंज लॉबी इस मौके को एक अवसर की तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ शब्द नहीं, सीधी चेतावनी है। And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that. अमेरिका और इजराइल ईरान में बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, पूरे वेस्ट एशिया का पावर बैलेंस का केंद्र है। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद, इराक और यमन की मिलिशिया, ये सब मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो अमेरिकी और इजरायली हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर मिसाइल, ड्रोन प्रोग्राम इस टकराव को और खतरनाक बना देते हैं। अब बात भारत की, अगर ईरान में प्रो अमेरिकन सत्ता आती है तो रीजनल बैलेंस बदलेगा और उसका असर भारत के पड़ोस तक पहुंचेगा। भारत की मौजूदा अंडरस्टैंडिंग एक नई रिजीम में फिर से परखी जाएगी। अब सवाल आपसे है, क्या ये आंदोलन ईरान के सिस्टम को बदल पाएगा या फिर एक और खूनी दमन सब कुछ दबा देगा? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।